पहले तो वो समझो यार एनिसोल होता क्या है। तो बच्चों एनिसोल का मतलब होता है मिथॉक्सीबेंजीन, इसे बोला जाता है एनिसोल। और एनिसोल में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। बहुत आसान वाले रिएक्शन। कितने रिएक्शन आप लोग पढ़ाई करोगे? तो आप पढ़ाई करोगे हेलोजिनेशन, उसके बाद पढ़ाई करोगे यहाँ पर नाइट्रेशन, और उसके बाद आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो 3 रिएक्शन आपको पढ़ाई करना है। बेसिकली 3 रिएक्शन आएगा। पहला आएगा हेलोजिनेशन, उसके बाद आएगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन एंड एसाइलेशन, उसके बाद तीसरा आएगा नाइट्रेशन। बस आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं बेटा, कुछ भी हो जाए, आज बस ये चैप्टर खत्म करना है। तो ध्यान से देखो, ये रिएक्शन खत्म हो जाए उसके बाद ईथर वाला पोर्शन भी आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। बच्चों लेक्चर पूरा देखना क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। तो सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहला वाला हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल। मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा एनिसोल का हेलोजिनेशन। स्पेसिफिकली हम लोग करने वाले हैं ब्रोमिनेशन। हम लोग स्पेसिफिकली करने वाले हैं ब्रोमिनेशन। अब आप याद रखो बच्चों कि आप लोग बेंजीन के केस में पढ़े हो। इन केस ऑफ बेंजीन, इन केस ऑफ बेंजीन for bromination FeBr3 catalyst is required. पढ़ के आए हो ये वाला? सही है, ओके। ये आप पढ़ के आए हो कि जब बेंजीन का ब्रोमिनेशन करवाना हो ना, बेंजीन का ब्रोमिनेशन, तो आपको FeBr3 का कैटालिस्ट का जरूरत रहता है। पर जब But when bromination is done with anisole, FeBr3 catalyst is नॉट रिक्वायर्ड। कितना बढ़िया चीज आया देखो, ये एनसीईआरटी का एक लाइन है। तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या निकल कर आया कि जब आप FeBr3 यूज करते हो बेंजीन के केस में, पर एनिसोल के केस में तो उसकी जरूरत ही नहीं होती। तो रीजन क्या है? रीजन, तो उसका रीजन है OCH3 ग्रुप एक्टिवेट द रिंग। यहां पर जो OCH3 ग्रुप आ रहा है ना बच्चों, वो OCH3 की वजह से रिंग एक्टिवेट होता है। अब ये रिंग एक्टिवेट होना क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं वो वाला चीज भी कि ये रिंग एक्टिवेशन क्या होता है। सब स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, थोड़े बनाऊंगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। सही है, ये रोल पर अंदर जाएगा तो ये खुल के बाहर आएगा। इसे ही बोला जाता है रिंग का एक्टिवेशन। इसे ही बोला जाता है रिंग का एक्टिवेशन। सिर्फ वही हिसाब से आप इसे अंदर डालोगे तो इसे बाहर निकालोगे। तो ये लाइन आपको समझनी है बच्चों। आपको जो ये लाइन दी गई है, सब लाइंस का मीनिंग समझो। कभी केमिस्ट्री को मगज मत करो, क्यों लिखा गया, क्यों दिया गया, वो सारी चीजें समझो। अब ये अंदर जाएगा, ये खुल के बाहर आएगा। आप कर क्या रहे हो भी? आप बना रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप बना रहे हो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आ गया एनिसोल के केस में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये अंदर जाएगा तो ये खुल के वापस चला जाएगा।
तो आप ध्यान से देखो, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पर आ रही है एंड पैरा पोजीशन पर आ रही है। इसका मतलब तो फिक्स है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से अटैक करना पाएगा। तो पहले थियरी समझ लो, अब हैलोजिनेशन बहुत आसानी से हो गया। लेना कुछ नहीं है, एनिसॉल ही लेना है आपको। यह आ गया आपका एनिसॉल। अब जब आप एनिसॉल का ब्रोमिनेशन करवाते हो तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको एफएपीआर से कैटालिस्ट का जरूरत ही नहीं है। तो आप सॉल्वेंट लो, तो सॉल्वेंट में यहां पर CH3COOH इथेनॉइक एसिड, एसिडिक एसिड ले रहा हूं एज ए सॉल्वेंट। सही है, मैंने सॉल्वेंट ले लिया तो मेरे पास जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा यहां पर वो दो प्रोडक्ट होगा। एक ऑर्थो में मुझे ब्रोमीन मिलेगा, ओ ब्रोमो एनिसॉल, एंड दूसरा मुझे मिलेगा पी ब्रोमो एनिसॉल। अभी आप आगे पढ़ के आए हो बेटा कि ये दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पैरा ब्रोमो एनिसॉल, मतलब ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो इसके साथ ही आपका हेलोजिनेशन भैया खत्म। हेलोजिनेशन मैंने पढ़ा दिया। अब दूसरा जो रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, लास्ट में करेंगे नाइट्रेशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, चलो जल्दी से। Okay, so finally let's start the Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation reaction. तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन वाला रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन, तो आपको याद होना चाहिए कि जब फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन आता है तो आप एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करते हो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये लुईस एसिड है, ये याद रखना है, ध्यान से, ये लुईस एसिड है, ये याद रखना है। और दूसरा आप यूज करोगे CH3Cl, सही। ये दो चीज का आप यूज करते हो जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन आता है, तो याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से रिएक्शन के बाद एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। एल्यूमिनियम के पास जो 3 क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां होगा क्या, ये क्लोरीन के CH3। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पैर लेके चला जाएगा तो Cl- के फॉर्मेट में रिलीज हो जाएगा, CH3 इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये जाके एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो AlCl4 माइनस, ये कोऑर्डिनेट का बॉन्ड हो गया होगा एक, सही है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर हो गया CH3+। बस करना कुछ नहीं है, आपको मालूम है कि ऑर्थो पे पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता था, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में CH3 लगा दो, बात खत्म। चलो मैं एनिसॉल ला रहा हूं यहां पर, यह आ गया अपना एनिसॉल, इसका रिएक्शन करवाया CH3Cl से मिथाइल क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में करवाया, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाया। तो करना कुछ नहीं था ना, करना तो बहुत आसान चीज था ये। एक बार CH3 यहां पर आएगा, ये होगा OCH3, और एक बार CH3 पैरा पे जाएगा, तो यहां होगा OCH3। अब ध्यान से देखो,
क्या आपको ये वाला चीज कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये और कुछ नहीं है, ये टोल्यूइन है। तो अब आप इसका नाम कैसे बनाओगे? तो देखिए 1 2, सो 2-methoxy टोल्यूइन, 2-methoxy टोल्यूइन। अब यहां पर नाम कैसे बनाओगे? 1 2 3 4, 4-methoxy टोल्यूइन। सही है। अब ऑर्थो वाली प्रोडक्ट आपकी होगी माइनोर और पैरा वाली प्रोडक्ट आपकी होगी मेजर। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन खत्म हो गया। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन खत्म हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ाई करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ाई करना है। चलो ध्यान से देखना, फिर से वही चीज आप यूज क्या करोगे? आप यूज करोगे एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करोगे। उसके बाद आप इथेनॉल क्लोराइड CH3COCl, इथेनॉल क्लोराइड का यूज करोगे। अब ध्यान से देखना है कि ये दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 क्लोरीन था, अब होगा क्या? ये आ गया Cl, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ये CH3। क्लोरीन पैर लेके चला जाएगा। अगर क्लोरीन ने पैर ले लिया तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और आपको C डबल बॉन्ड O CH3 ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। सही है। अब ये क्लोरीन जाके इस एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड बनाने वाला है, तो AlCl4 माइनस एंड आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। करना कुछ नहीं है, आगे पढ़ के आए हो वही रिवाइज हो रहा है कि जब एनिसोल का केस होता है तो ऑर्थो पे एंड पैरा पे रिंग एक्टिवेटेड हो जाता है, तो फिर से वही वाला रिएक्शन लगाना है। आप एनिसोल लिख लो एक बार, ये आ गया अपना एनिसोल बेटा। अब एनिसोल के साथ आप रिएक्शन करवाओगे CH3COCl का, मतलब इथेनॉल क्लोराइड का। अब जब इथेनॉल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन लगेगा तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पर आप जानते हो कि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला था, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है ऑर्थो पे पैरा पे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होता है अगर आपने उसका थीम समझ लिया ना। तो मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को कि ये पढ़ना बहुत मजा आएगा। चलो ये ऑर्थो वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, अब दूसरा बनाना है पैरा वाला। फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, अगर आपको थीम समझ में आ गया तो मैं सही में बोल रहा हूं कि पूरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग को ध्यान से देखो। ये वाली चीज कहीं देखी हुई लग रही है, इसे बोला जाता है एसिटोफिनॉल। और आप जैसे जानते हो कि ईथर की कंपेयर में कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से नंबरिंग करोगे 1 2, सो 2-methoxy एसिटोफिनॉल। मैं सही बता रहा हूं आपको बेटा, बहुत ज्यादा बच्चे नेम नहीं लिखते, उसकी वजह से उनका मार्क्स काट लिया जाता है। तो आप नेम लिखना भूलना मत। यहां पर आएगा 1 2 3 4 4-methoxy एसिटोफिनॉल। ये वाला प्रोडक्ट अपना आया ऑर्थो वाला।
और ये आया पैरा वाला। अभी आप पढ़ के आए कि पैरा होगा मेजर और ये होगा माइनर। तो इसके साथ ही हमारा फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन भी खत्म हो जाता है। तो फ्रीडल ग्राफ अल्किलेशन एंड फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया बेटा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, कहाँ पर लगाना है एंड क्यों लगाना है। ये सब आंसर्स आपके पास है। अभी लास्ट वाला टॉपिक मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ नाइट्रेशन। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीडी स्टूडेंट्स को शेयर भी करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत, सही है। एंड वन मोर थिंग, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक लगाओ एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं रहना है, नाइट्रेशन पढ़ाई करेंगे। मैंने जल्दी लगा के बस राइट पर पहले नाइट्रेशन पढ़ाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ओके चलो बच्चों लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। नाइट्रेशन पढ़ाई करना है, नाइट्रेशन ऑफ एनी सॉल्ट। देखो बहुत आसान वाला रिएक्शन है। अभी यहाँ पर आपको याद रखना होगा, आपने ले लिया एनिसॉल, या गया अपना एनिसॉल। अब एनिसॉल का रिएक्शन आप लगवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर आपके साथ जो प्रोड्यूस होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। एंड दूसरा एक प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये बहुत आसान वाला रिएक्शन है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नाइट्रो की प्रायोरिटी ईथर से कम होती है। प्रायोरिटी ऑफ नाइट्रो इज लेस देन ईथर। ईथर से कम होती है। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2, तो ये बना 2 नाइट्रो एनिसॉल। अभी भी आप लोगों को अगर प्रायोरिटी सॉल्व करने में डिफिकल्टी आता है तो आप 11 का प्लेलिस्ट निकालो, वहां पर ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसॉल। क्लियर। अब आप जैसे जानते हो बच्चों के पैरा वाला प्रोडक्ट, ये पैरा वाला प्रोडक्ट है, मतलब ये पैरा वाला प्रोडक्ट है जो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है जो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। देखो कितना आसान चीजें हैं। देखो याद रखने में तो बहुत आसान है, अगर पूरा समझ लिया तो इसके साथ नाइट्रेशन भी खत्म। एक छोटा टॉपिक बचता है जिसका अलग से लेक्चर नहीं बना रहा, यहाँ ही आपको समझा रहा हूँ कि आप मिथेनॉल मतलब कि CH3OH को कैसे कॉमर्शियली बनाओगे। तो उसे कॉमर्शियली बनाने के लिए आपको CO+2H2 लेना पड़ेगा, उसका ZNO एंड Cr2O3 के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और जो टेम्परेचर प्रेशर होगा 200 to 300 atm प्रेशर, एंड जो टेम्परेचर होगा वो 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर वो मिथेनॉल प्रोड्यूस होगा। मिथेनॉल को वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। ये याद रखने वाली चीज है, ये बहुत पॉइजनियस होता है। अगर थोड़ी मात्रा में भी ले लिया जाए इसे तो इससे ब्लाइंडनेस आ सकती है, ये याद रखना है। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से वुड स्पिरिट मिलता है। और आप कमर्शियली बनाना चाहो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ ZNO की प्रेजेंस में, देखो मैं पहली बार बता रहा हूं कि ये रिएक्शन याद रखिए, पूछी जाती है कई बार, तो ये रिएक्शन याद रखना है। एंड मिथेनॉल बहुत ज्यादा पॉइजनियस होता है। मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड बनाया जाता है, मिथेनॉल से फॉर्माल्डिहाइड भी बनाया जाता है। जो फॉर्माल्डिहाइड होता है उसमें से फॉर्मेलिन बनता है, एंड फॉर्मेलिन बायोलॉजिकल
एक्टिविटी के लिए, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए जाना जाता है, उसमें आप मरे हुए जीव को बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये मिथेनॉल का सबसे बढ़िया यूज हो गया। मिथेनॉल क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, बुक में दी गई है, हमने ये आगे के लेक्चर में नहीं किया था तो अभी कर लेते हैं। दूसरा है CH3OH, CH3CH2OH, जिसका नाम है इथेनॉल, मतलब ग्रेन अल्कोहल। अब इसको कमर्शियली कैसे बनाया जाए? इथेनॉल को कमर्शियली बनाने की जो टेक्निक है वो टेक्निक फर्मेंटेशन वाली है। अब ये फर्मेंटेशन टेक्निक में होता क्या है, आपको शुगर चाहिए होगा या फिर मोलासिस, ये शुगर कैन में से मिलता है। ये शुगर को आप इन्वर्टेज की प्रेजेंस पर, ये एक एंजाइम होता है, बायो वाले बच्चों को ये सब मालूम होगा। इन्वर्टेज की प्रेजेंस में मोलासिस डिकम्पोज हो गया तो दो मॉलिक्यूल देगी, एक होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दूसरा होगा फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल। अब जब ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बन चुके हैं तो उसमें दूसरा एक एंजाइम डाल दीजिए, जाइमेज। जब जाइमेज डाला जाता है तो ये कन्वर्ट करेगा CH3CH2OH में एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दे देगा। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ बच्चों। ये दोनों ग्रेड्स जो होती है उनका जो बाहरी लेयर होता है वहां पर ये दोनों एंजाइम्स मिल जाते हैं। मतलब जब ग्रेड्स यूज की जाए तो अल्कोहल बनाना बहुत आसान हो जाता है। सही है। दूसरा एक चीज, ये जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसीजर होता है वो हम लोग कई बार घर में भी देखते हैं। जो यीस्ट होता है, यीस्ट फर्मेंटेशन ही करवाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल निकलते हैं उनकी वजह से ही जो ब्रेड होती है उनमें जो आप अलग टेक्सचर मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही मिलता है। तो याद रखना है। दूसरा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये मिथेनॉल बन रहा होता है तो जाइमेज आपको निकालना है, इसका जितना आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो बन गया, उसके बाद जाइमेज निकाल दो। अगर जाइमेज नहीं निकाला तो ये डायरेक्टली आपको एसिटिक एसिड देना शुरू कर देगा। अगर एसिटिक एसिड आ गया तो इसका जो टेस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होकर थोड़ा खट्टा सा हो जाएगा। सही है। तो आपने आज पूरा सेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रेगुलर से सेशन देख रहे हो बच्चों, इसके लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। दूसरा एक चीज, लेक्चर शेयर करो, कमेंट्स करो एंड लाइक लगाओ। कल फिर मिलेंगे नए सेशंस के साथ, तब तक के लिए